नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष घोटाले की गारंटी है और भाजपा चोर लुटेरे घोटालेबाजों पर कार्रवाई की गारंटी है। मंगलवार को भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीएम ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने ही दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं और वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, कट मनी का हिस्सा मिलता है। इस क्रम में उन्होंने कांग्रेस से लेकर केसीआर तक तमाम विपक्षी पार्टियों का नाम लिया, विपक्षी एकता पर प्रहार किया। कहा, जमानत पर बाहर आए हुए नेता आपस में मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, साथ ही जितने भी चोर हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आजकल बार बार एक शब्द इस्तेमाल होता है, गारंटी। ये सारे विपक्षी दल, ये लोग गारंटी है भ्रष्टाचार की, गारंटी है लाखों करोड़ों रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनका एक कार्यक्रम हुआ, उस फोटो में जो लोग हैं उन सब का टोटल लगाया जाए तो ये सभी मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। कांग्रेस का अकेले ही लाखों करोड़ों का घोटाला है। पीएम ने पसमादा मुसलमानों का जिक्र किया, कहा कि उनके साथ राजनीति होने की बात उन्होंने कही और साथ ही 3 तलाक को लेकर समान नागरिकता संहिता पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। देश में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि 3 तलाक से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है। इसकी वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर
भड़का रहे हैं। एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी भ्रम दूर करेगी। वही पीएम मोदी के बयान पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह समझने की जरूरत है कि अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को यह समझ नहीं आया। संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात है। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदुओं में जन्म जन्म का साथ होता है शादी में। क्या आप सबको मिला देंगे? भारत की विविधता को वो एक समस्या समझते हैं। ओवैसी ने आगे कहा, प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? भारत के संविधान में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसको स्कॉलर्स मोजाइक बोले। एक मोजाइक है ये। हाँ, तीसरी बात यह है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते। अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या? चौथी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते? वन नेशन, वन इलेक्शन, वन टैक्स, वन लॉ, वन कल्चर, वन रिलीजन, वन आइडेंटिटी, और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोल रहा हूं, आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों से राय लेने की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच प्रधानमंत्री ने दो टुक लहजे में यह भी कहा है कि जिस तरह एक घर में दो कानून नहीं चल सकते, ठीक उसी तरह एक देश में दो कानून नहीं चल सकते। पीएम के इस संदेश के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के केंद्र में जहां हिंदू मुस्लिम है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर नए सिरे से इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है। समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ने इसे लेकर फिर से एक बार बहस छेड़ दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को जहां देश भर में एक कानून से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं धर्म के आधार पर कानून से जोड़कर विमर्श किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बीच आदिवासियों की मान्यताएं आगे आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने न सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया, बल्कि उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखने पर आपत्ति भी की और आदिवासियों की मान्यताओं का मुद्दा उठा दिया। सीएम ने कहा कि आदिवासियों की रूढ़ी परंपराएं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उनका क्या होगा। आगे उन्होंने कहा कि ये देश अलग अलग धर्म और जाति से मिलकर बना है, इसकी विविधता को बरकरार रहने देना चाहिए। वहीं भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। देखिए, अब केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसका नियम है, उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? तो ये केवल एक चीज नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। बहुत सारे जातियां हैं जिसकी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं और संविधान में भी उसको कहीं न कहीं उसको मान्यता मिलती है। तो उन सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा। देखिए, ऐसा उस पर चर्चा तो चल रही है काफी समय से और विशेषज्ञों से राय भी ली जा रही है। आम जनता का मत भी क्या है इसके बारे में भी चर्चा चल रही है, बुद्धिजीवियों से भी चर्चा की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि यह सिर्फ मेरा मत नहीं है, देश की जनता से इस बारे में संवाद करना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर पीएम की खरी खरी ने ये बता दिया है कि जल्द ही इसे लागू करने की तैयारी है। देश भर में इसे जहां हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं सीएम ने आदिवासियों की रूढ़ी का जिक्र कर नया विमर्श छेड़ दिया है। इससे यह तय है कि अगर केंद्र सरकार इसे लागू करने को आगे बढ़ती है, तो इसके विरोध के लिए भी कई हाथ खड़े होंगे।
रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है और एक बार फिर सियासी दलों के केंद्र में किसान है। इसकी झलक पीएम मोदी के भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भी देखने को मिली। पीएम ने किसानों को लेकर क्या कहा है और सीएम ने कैसे इस पर पलटवार किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लगातार किसानों के हित में काम करने का दावा कर रही है, लेकिन किसानों को लेकर बुधवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। साथ ही कांग्रेस पर हमला करने से भी वे नहीं चूके। पीएम से किसानों के संबंध में सवाल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता शंकर सोढ़ी ने किया। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा सरकारों के किसानों के लिए किए गए कार्यों को लेकर प्रश्न पूछा। इसके जवाब में पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पीएम के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उन्होंने 2.25 लाख करोड़ रुपए को किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान बताया। साथ ही छत्तीसगढ़ में धान की कीमत सबसे ज्यादा देने की बात भी कही। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर सुकमा जिला का निवासी हूं, जिसको आप सब नक्सलगढ़ के रूप में जानते हैं। मैं दक्षिण बस्तर के उन आदिवासी भाइयों के विषय में, वहां के अन्य समाज के जो किसान हैं, उनके विषय में कहना चाहता हूं। किसानों का विषय लिया, अच्छा किया, क्योंकि मैं कब से बात कर रहा था, शायद ये विषय छूट जाता अगर आप न पूछते तो। देखिए, आज जरा पहले का अनुभव याद कीजिए। किसानों के साथ क्या होता था। कांग्रेस की सरकारों के दौरान सूखा पड़ता था तो परेशानी किसान की होती थी, बाढ़ आती थी तो किसान की सूद लेने वाला कोई नहीं होता था, किसान के नाम पर मदद को बिचौलिए खा जाते थे। कांग्रेस की एक ही नीति थी, पहले किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो। ये उनका तरीका रहता था। कितने किसान हैं, उसको 2.25 लाख करोड़ हुआ। बजट का कितना हुआ भाई, ये बता दो। ऊँट के मुंह में जीरा, आय दुगुनी करने की बात आपने कही थी। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लाने की बात कही थी। आप तो 3 काले कानून ले आए थे, जिसमें पीडीएस भी समाप्त होना था, एमएसपी भी समाप्त होना था और कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में सौंप देना था। तो आज बात यह है कि प्रधानमंत्री जी से मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपके निर्वाचन क्षेत्र में किसान 1200 रुपए क्विंटल में धान बेचने के लिए मजबूर क्यों है? छत्तीसगढ़ में वही किसान समर्थन मूल्य में बेच रहे हैं और राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी भी मिल रहा है। तो ये बात कहना कि वो 2.25 लाख करोड़ रुपया दिया है, उसमें भी रिकवरी शुरू हो गया है। किसानों के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता का प्रश्न और उस पर प्रधानमंत्री का जवाब यह बता रहा है कि भाजपा के लिए प्रदेश में किसान एक अहम मुद्दा है। अब तक किसानों के मुद्दे पर भाजपा बैकफुट पर रही है, लेकिन पीएम के बयान से साफ है इस मुद्दे पर भी भाजपा आक्रामक बल्लेबाजी की तैयारी में है। यही वजह है कि पीएम छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को न सिर्फ अपनी उपलब्धि की जानकारी दे रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पर भी हमला बोल रहे हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी हो गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने मंगलवार को मुंबई में एक मीडिया ब्रीफ कर वर्ल्ड कप के शेड्यूल के बारे में जानकारी दी। क्रिकेट का ये महाकुंभ 46 दिनों तक चलेगा, जिसका आगाज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से होगा। फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की भिड़ंत कब, कहां, किससे होगी, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ICC वनडे वर्ल्ड कप इसी साल भारत की मेजबानी में खेला जाएगा, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वर्ल्ड कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा वर्ल्ड कप ही भारत में खेला जाएगा।
इससे पहले भारत 1987, 1996 और 2011 के वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी कर चुका है। मुंबई में मंगलवार को 13वें वनडे वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल जारी किया गया। भारत की मेजबानी में खेला जाएगा वर्ल्ड कप। 10 साल बाद भारत करेगा वर्ल्ड कप की मेजबानी। आईसीसी ने जारी किया वर्ल्ड कप का शेड्यूल। मुंबई में 13वें वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। 5 अक्टूबर को होगा वर्ल्ड कप का आगाज। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होंगे मैच। 10 टीमें होंगी आमने सामने। ये पूरा टूर्नामेंट 46 दिनों का होगा। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और पिछली बार की रनर अप न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से होगा। तो ये भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो वहीं फाइनल मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। 46 दिनों तक चलेगा क्रिकेट का महाकुंभ। 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा पहला मैच। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम होंगी आमने सामने। 8 अक्टूबर को पहला मैच खेलेगा भारत। ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी भिड़ंत। 15 अक्टूबर को होगा भारत पाकिस्तान का मैच। न्यूजीलैंड से होगा पिछली हार का हिसाब। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमें दिखाएंगी दमखम। वर्ल्ड कप के दौरान 10 टीमें राउंड रॉबिन लीग में एक दूसरे से भिड़ेंगी, जिसमें 45 मुकाबले होंगे। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। अगर भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो अपना सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई में खेलेगा। 8 अक्टूबर को भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चेन्नई में खेला जाएगा। 11 अक्टूबर को भारत वर्सेस अफगानिस्तान का मैच दिल्ली में खेला जाएगा। 15 अक्टूबर को भारत वर्सेस पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। 19 अक्टूबर को भारत वर्सेस बांग्लादेश पुणे में खेला जाएगा। 22 अक्टूबर को भारत वर्सेस न्यूजीलैंड धर्मशाला में खेला जाएगा। 19 अक्टूबर भारत वर्सेस इंग्लैंड मैच लखनऊ में खेला जाएगा। 2 नवंबर भारत वर्सेस क्वालिफायर 2 मुंबई में खेला जाएगा। 5 नवंबर भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका कोलकाता में खेला जाएगा। 11 नवंबर भारत वर्सेस क्वालिफायर 1 बेंगलुरु में खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल बुधवार 15 नवंबर को मुंबई में और दूसरा सेमीफाइनल अगले दिन कोलकाता में होगा। दोनों सेमीफाइनल में एक रिजर्व डे होगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा और 20 नवंबर को रिजर्व डे रखा गया है। सभी 3 नॉकआउट मैच दिन रात के होंगे। ये मैच स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होंगे। 15 नवंबर को मुंबई में होगा पहला सेमीफाइनल। कोलकाता में खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल। भारत ने 10 साल से नहीं जीती एक भी आईसीसी ट्रॉफी। 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा फाइनल मुकाबला। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिखेगा फाइनलिस्ट का जोश। इस साल के विश्व कप में 10 टीम हिस्सा लेंगी। मेजबान होने के नाते भारत को टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश मिला है, जबकि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका ने 2020-23 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग के जरिए टूर्नामेंट में जगह बनाई है। 2 अन्य टीम भी विश्व कप क्वालिफायर के जरिए टूर्नामेंट में जगह बनाएंगी, जो अभी जिम्बाब्वे में खेला जा रहा है। पूर्व चैंपियन श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के अलावा क्वालिफायर में आयरलैंड, नेपाल, नीदरलैंड्स, ओमान, स्कॉटलैंड, यूएई,
अमेरिका और मेजबान जिम्बाब्वे की टीम हिस्सा ले रही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हर साल की तरह इस साल भी एकमे एकेडमी रायपुर के स्टूडेंट्स ने एनआईटी एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम में सफलता हासिल की है और इस बार संस्थान के 250 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का चयन एनआईटी के एमसीए कोर्स के लिए हो सकेगा। एकमे एकेडमी के संचालक कार्तिकेय पांडे ने बताया कि संस्थान के इस बार 250 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का एनआईटी एमसीए एंट्रेंस में सिलेक्शन हुआ है और पिछले 7 सालों में संस्थान के 800 से भी ज्यादा छात्रों का चयन इस कोर्स के लिए हुआ है। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया रैंक में पहला स्थान खंडेलवाल को मिला है 15वां रैंक और दीक्षा पांडे को 24वां स्थान, प्रशांत कुमार को 28वां, साहिल खान को 30वां स्थान, जबकि प्रतीक द्विवेदी को 31वां, प्रभात कुमार को 34वां और नीलेश पाल को 47वां रैंक हासिल हुआ है। एकमे एकेडमी में छात्रों को ऑफलाइन और ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।